स्वागत है दोस्तों विस्तार सिनेटॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है जो धीरे धीरे खुलती है और हर मिनट के साथ आपका दिमाग उलझाती चली जाती है। फिल्म का नाम है वर्थ 2। ये कोई सीधी सादी जेल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इंसानों के अंदर छिपे डर, गुस्से, पछतावे और इंसाफ की तलाश की कहानी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको इस फिल्म का पहला पार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक अलग कहानी है, नए किरदार है और एक नया रहस्य है जो शुरू से अंत तक आपको बांधे रखता है। कहानी हमें एक ऐसी जेल के अंदर ले जाती है जहां हर इंसान अपने अतीत के बोझ के साथ जी रहा है। हर कैदी की आंखों में एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक दर्द छिपा है। इसी जेल में सालों से बंद है मंजू सिंह। बहुत साल पहले उस पर आरोप लगा था कि उसने एक शादीशुदा जोड़े की हत्या कर दी, सिर्फ पैसों के लिए। कोर्ट ने बिना ज्यादा देर किए उसे लंबी सजा सुना दी। समय बीतता गया, साल गुजरते गए और मंजू की जिंदगी जेल की चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। 28 साल बीत चुके हैं। मंजू अब बूढ़ी हो चुकी है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। इतने सालों में उसने बोलना कम और समझना ज्यादा सीख लिया है। जेल के अंदर उसकी एक अलग पहचान बन चुकी है। कोई उसे परेशान नहीं करता और वो भी किसी के काम में दखल नहीं देती। उसकी सजा खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे बाहर जाने की खुशी नहीं हो रही, क्योंकि बाहर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। उसके अपने लोग कब के उसे भूल चुके हैं। अब ये जेल ही उसका घर है और यहाँ के लोग ही उसका परिवार। जेल के अंदर उसकी जान पहचान कुछ गार्ड से हो चुकी है। वो कभी कभी बाहर से छोटी मोटी चीजें जैसे दवा, साबुन या कोई जरूरी सामान उनसे मंगवा लेती है। इसके लिए वो पैसे उधार भी लेती रहती है। वहीं जेल में एक शंभू नाम का आदमी काम करता है। शंभू सीधा साधा इंसान है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन दिल का साफ है। वो मंजू को पसंद करता है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। लेकिन उसकी हर छोटी मदद में उसकी फीलिंग साफ दिखती हैं। एक दिन वो मंजू से अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करता है। वो बताता है कि कभी उसका भी एक छोटा सा परिवार था, पत्नी थी, बेटा था, सब कुछ था। उसने कर्ज लेकर अपने बेटे को पढ़ाया, उसे विदेश भेजा ताकि उसकी जिंदगी बेहतर बन सके, और बेटा कामयाब भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे दूर हो गया। अब वो वहीं बस गया है और शायद ही कभी अपने पिता को याद करता हो। पत्नी की मौत के बाद शंभू बिल्कुल अकेला रह गया। अब वो जेल के अंदर छोटे मोटे काम करके और सब्जियां उगाकर अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। मंजू उसकी बातें सुनती है, लेकिन ज्यादा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी भी अब यादों से खाली हो चुकी है। उसे खुद नहीं पता कि जेल से बाहर जाकर वो कहां जाएगी, क्या करेगी। इसी दौरान जेल में एक नया जेलर आता है जिसका नाम था प्रकाश सिंह। उसकी एंट्री के साथ ही माहौल थोड़ा बदल जाता है। वो बहुत सख्त है, नियमों को लेकर बिल्कुल समझौता नहीं करता। हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए। वो किसी की सिफारिश नहीं सुनता और किसी से डरता भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा घमंड भी है। वो खुद को सबसे ऊपर समझता है और अपने स्टेटस को लेकर बहुत सतर्क रहता है। हालांकि ड्यूटी के मामले में वो पूरी तरह ईमानदार है। अगर कोई कैदी गलत काम करता पकड़ा जाए तो वो उसे तुरंत सजा देता है। उसी समय जेल में कुछ नए कैदी भी लाए जाते हैं। उनमें एक लड़की है जिसका नाम था नैना। नैना बाकी सबसे अलग लगती है। उसका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई अपराधी है। वो डरी हुई है, सहमी हुई है और बार बार चारों तरफ देखती रहती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जेल में है। धीरे धीरे बाकी कैदियों से पता चलता है कि उस पर बैंक फ्रॉड का आरोप है। कहा जाता है कि उसने बैंक के पैसे गायब कर दिए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल में बैंक के मैनेजर ने घोटाला किया और बचने के लिए सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। मंजू को नैना पर तरस आता है। वो उसे देखकर समझ जाती है कि ये लड़की अंदर से टूटी हुई है। एक रात मंजू उसे अकेले बैठकर रोते हुए देखती है। वो उसके पास जाकर बस इतना कहती है कि यहां रोने से कुछ नहीं बदलता, यहां जीना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। मंजू उसके लिए एक सहारा बन जाती है। लेकिन इसी जेल में एक और इंसान है जो हर किसी के लिए खतरा है। उसका नाम है केशव। केशव एक बड़े नेता का भाई है। पैसे और पावर की वजह से जेल में भी उसका दबदबा बना हुआ है। गार्ड्स भी उससे डरते हैं और कैदी भी। वो बहुत खतरनाक और निर्दयी इंसान है। उसे किसी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। एक दिन जब कुछ कैदियों को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है, उसी दौरान केशव की नजर पहली बार नैना पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा इरादा दिखता है। नैना उसे देखकर घबरा जाती है और नजरें झुका लेती है। उस दिन के बाद से केशव का ध्यान बार बार नैना की तरफ जाने लगता है। वो उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है और जब उसे जानकारी मिलती है कि नैना कमजोर और अकेली है तो उसके इरादे और खतरनाक हो जाते हैं। उधर जेल के अंदर प्रकाश अपनी सख्ती दिखा रहा है।
एक दिन वो देखता है कि केशव गुस्से में एक बूढ़े कैदी को बुरी तरह पीट रहा है। इस बार प्रकाश उसे नहीं छोड़ता। वो सीधे उसे सजा देता है और अकेली कोठरी में बंद कर देता है। लेकिन केशव जैसे आदमी को ज्यादा देर तक कोई बंद नहीं रख सकता। ऊपर से फोन आने लगते हैं, दबाव बढ़ने लगता है और आखिरकार मजबूरी में उसे बाहर निकालना पड़ता है। बाहर आते ही केशव प्रकाश को धमकी देता है, उसके परिवार का नाम लेकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। और यही वो पल होता है जब हालात धीरे धीरे काबू से बाहर जाने लगते हैं। उस रात जेल में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी घटना जो सालों तक छुपी रहेगी और एक ऐसा सच जो सामने आने पर हर किसी की जिंदगी बदल देगा। तो दोस्तों, अब यहीं से कहानी अचानक खतरनाक मोड़ ले लेती है। बाहर आते ही केशव का गुस्सा और अहंकार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला और हवस। अब वो बार बार नैना के आसपास मंडराने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे कुछ नहीं करता। उसकी नजरें ही इतना डर पैदा कर देती थीं कि नैना हर वक्त सहमी हुई रहती। मंजू ये सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कब और कैसे। उधर शंभू अपनी जिंदगी में लगा हुआ था। वो रोज की तरह अपने छोटे मोटे काम करता, सब्जियां उगाता और बाहर बेचने ले जाता। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मंजू के लिए एक अलग ही फिक्र थी। वो हमेशा कोशिश करता कि किसी ना किसी तरह उसकी मदद करता रहे। एक रात जेल के अंदर माहौल थोड़ा अलग था। गार्ड्स अपनी अपनी ड्यूटी पर थे, सब कुछ शांत था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। सुबह होते ही खबर फैलती है कि केशव अपनी कोठरी में नहीं है। पूरा जेल हिल जाता है। आखिर इतना बड़ा कैदी अचानक कहां गायब हो गया? सबको यही लगता है कि वो किसी तरह भाग गया। जांच शुरू होती है। हर गार्ड से सवाल पूछे जाते हैं, हर कोना चेक किया जाता है, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। प्रकाश के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती तो सबसे पहले शक उसी पर आता। उसने पहले ही केशव को मारा था और अब वो गायब भी हो गया। मामला सीधा उसकी नौकरी पर आ सकता था। इसी वजह से एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है जिसका नाम था अतीत सिंह। अतीत एक शांत दिमाग वाला, समझदार और धैर्य से काम लेने वाला अधिकारी है। वो बिना हड़बड़ी किए हर छोटी छोटी बात पर ड्यान देता है। जेल पहुंचते ही वो सबकी बातें सुनना शुरू करता है। वो गार्ड से पूछता है, कैदियों से पूछता है, हर उस इंसान से पूछता है जो उस रात ड्यूटी पर था। लेकिन सब एक ही बात कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। रात शांत थी, कोई आवाज नहीं आई और ना ही कोई हलचल हुई। अतीत को बात कुछ हजम नहीं होती। इतना बड़ा कैदी बिना किसी के देखे कैसे गायब हो सकता है? वो एक एक जगह चेक करता है। केशव की कोठरी में जाता है, वहां सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे पता चले कि वो भागा कैसे। इसी बीच उसे एक बात पता चलती है कि उस रात जेल में शंभू भी आया था। अतीत को यह बात अजीब लगती है। वो शंभू से सवाल करता है। शंभू थोड़ा घबराया हुआ लगता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। वो कहता है कि वो तो बस अपनी सब्जियां लेने आया था, जैसा वो हमेशा करता है। अतीत को उसका जवाब सीधा नहीं लगता, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं होता। वो जेल के बाकी लोगों से भी पूछताछ करता है। धीरे धीरे उसे एक और बात पता चलती है कि केशव की नजर नैना पर थी। वो उसे परेशान करता था, लेकिन नैना इस बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बताती। जब अतीत उससे पूछता है तो वो बस इतना कहती है कि वो उसे जानती तक नहीं। अतीत को महसूस होता है कि कुछ लोग सच्चाई छुपा रहे हैं, जैसे किसी ने सबको एक ही कहानी सिखा दी हो। उसका शक बढ़ने लगता है। वो शंभू के बारे में और पता लगाने की कोशिश करता है। एक दिन वो सीधे उसके घर पहुंच जाता है। शंभू का घर बहुत साधारण है। वहां ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कमरा, कुछ सामान और एक बड़ा सा फ्रिज। अतीत उससे उस फ्रिज के बारे में पूछता है तो शंभू कहता है कि वो सब्जियां रखने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन असल में शंभू ने केशव की बॉडी को उसी फ्रिज के अंदर छिपा रखा था, जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था और अतीत के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए कुछ दिन की जांच के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगता तो केस धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। प्रकाश पर ऊपर से दबाव था, लेकिन बिना सबूत के कुछ किया नहीं जा सकता था। आखिरकार मामला वहीं दब जाता है। सब मान लेते हैं कि शायद केशव किसी तरह भाग गया। समय बीतता है, लगभग 1 साल गुजर जाता है। मंजू अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ जाती है। इतने साल बाद जब वो जेल से बाहर कदम रखती है तो उसे लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। उसके पास ना कोई घर है और ना कोई अपना, लेकिन फिर भी वो एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। उधर एक दिन अचानक खबर आती है कि जेल के पास जहां नया निर्माण काम चल रहा था, वहां खुदाई के दौरान एक इंसान का कंकाल मिला है।
ये खबर सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही ये बात ऊपर तक पहुंचती है, तुरंत फिर से जांच शुरू होती है। अतीत को दोबारा बुलाया जाता है, क्योंकि अगर वो कंकाल केशव का निकला तो ये साफ हो जाएगा कि वो भागा नहीं था बल्कि उसे मारा गया था। और अगर ऐसा हुआ तो इतने समय तक ये सच छुपा कैसे रहा। अतीत फिर से उसी जेल में पहुंचता है। इस बार उसके पास सिर्फ एक सवाल है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। जांच के दौरान कंकाल के पास से एक अंगूठी मिलती है और यही अंगूठी इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन जाती है। फॉरेंसिक जांच के बाद कंफर्म हो जाता है कि वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि केशव का ही है। अब मामला और भी गंभीर हो जाता है। ऊपर से अतीत को सिर्फ 3 दिन का समय दिया जाता है कि 3 दिन में कातिल को ढूंढो वरना तुम्हारी नौकरी गई। अब अतीत समझ चुका है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। यहां किसी ने बहुत सोच समझकर सच्चाई को दबाया है और इस बार वो ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए वो उस रात का सच सामने लाकर ही रहेगा। अब कहानी अपने सबसे अहम और इमोशनल मोड़ पर पहुंचने वाली है। सच धीरे धीरे सामने आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी कई टुकड़े ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। अतीत के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर इस बार भी वो सच तक नहीं पहुंच पाया तो उसका करियर खत्म हो सकता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ नौकरी का नहीं है, अब ये उसकी जिद बन चुकी है। वो सबसे पहले उन लोगों से फिर से पूछताछ शुरू करता है जो उस रात ड्यूटी पर थे। इस बार उसका तरीका अलग होता है। वो सीधे सवाल नहीं पूछता बल्कि लोगों को मानसिक तौर पर दबाव में डालकर सच निकलवाने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो नदीम को बुलाता है। नदीम वही गार्ड है जो केशव के सबसे करीब रहता था। हर छोटी बड़ी सुविधा उसी के जरिए केशव तक पहुंचती थी। अतीत को पूरा यकीन है कि अगर किसी को सच पता है तो वो नदीम ही है। शुरू में नदीम वही पुरानी कहानी दोहराता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन इस बार अतीत उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। काफी देर की सख्त पूछताछ के बाद नदीम टूट जाता है। वो बताता है कि उस रात जब प्रकाश ने गुस्से में आकर केशव को बहुत बुरी तरह पीटा था, उसके बाद माहौल काफी तनाव भरा हो गया था। बाद में उसने फीमेल वार्डन रजनी को फोन किया था क्योंकि केशव को किसी काम से वहां जाना था। यह बात सुनकर अतीत का शक और गहरा हो जाता है। अब वो सीधे रजनी के पास पहुंचता है। शुरू में रजनी भी बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अतीत उसे साफ साफ बताता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो सबसे पहले उसी पर केस बनेगा, तो वो डर जाती है और फिर धीरे धीरे उस रात का एक नया सच सामने आता है। रजनी बताती है कि वो कई सालों से मजबूरी में केशव की बात मानती आ रही थी क्योंकि उसने उसके परिवार की मदद की थी। उसके पति के इलाज के लिए उसने कुछ पैसों की मदद की थी और उसी एहसान के बदले में वो उसे मना नहीं कर पाती थी। उस रात भी केशव ने उसे फोन किया था, लेकिन इस बार उसने खुद के लिए नहीं बल्कि नैना के बारे में कहा था। रजनी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन केशव ने उसकी बेटी का नाम लेकर धमकी दे दी। डर के मारे उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो नैना को किसी बहाने से वहां ले गई। अतीत ये सब सुनकर सन्न रह जाता है। अब उसके दिमाग में उस रात की तस्वीर धीरे धीरे बनने लगती है, लेकिन अभी भी सबसे जरूरी हिस्सा गायब है कि उसके बाद क्या हुआ। अतीत अब नैना को ढूंढने निकलता है। जेल से बाहर आने के बाद नैना एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। वो अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही डर और दर्द साफ दिखता है। अतीत उससे मिलने जाता है। पहले तो नैना उससे मिलने से ही डर जाती है। उसे लगता है कि अब फिर से उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन अतीत उसे भरोसा दिलाता है कि वो सिर्फ सच जानना चाहता है और अगर उसने सच बता दिया तो शायद वो उसकी मदद कर सके। काफी देर की खामोशी के बाद नैना अचानक कहती है कि उस रात जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। यह सुनकर अतीत चौंक जाता है। वो कहती है कि उसने ही केशव को मार दिया था, लेकिन अतीत को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो जानता है कि नैना जैसी कमजोर लड़की अकेले उस आदमी को नहीं मार सकती। उसे महसूस होता है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। तब अतीत उससे वादा करता है कि वो उस इंसान को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, बस उसे सच बता दे। काफी देर की जद्दोजहद के बाद नैना टूट जाती है और फिर उस रात का असली सच सामने आता है। वो बताती है कि उस रात जब उसे वहां ले जाया गया तो केशव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक वहां मंजू पहुंच गई। मंजू ने जैसे ही ये सब देखा वो आपे से बाहर हो गई
उसने केशव को पीछे से धक्का दिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन केशव बहुत ताकतवर था। वो दोनों पर भारी पड़ रहा था। एक पल ऐसा आया जब लगा कि वो मंजू को जान से मार देगा। उसी पल खुद को बचाने के लिए मंजू ने उस पर हमला कर दिया और उसी धक्का मुक्की में केशव की मौत हो गई। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। नैना और मंजू दोनों डर गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब मंजू ने सबसे पहले शंभू को याद किया। उसने किसी तरह उसे खबर पहुंचाई। शंभू रात के अंधेरे में वहां पहुंचा और फिर उसने वो किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने केशव की लाश को छुपाकर बाहर निकालने का प्लान बनाया। सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया, इतनी सफाई से कि किसी को शक तक नहीं हुआ। अब अतीत के सामने सारा सच था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी था। शंभू ने लाश को उस जगह क्यों दबाया जहां बाद में खुदाई होनी ही थी? और सबसे बड़ी बात, लाश के पास जो अंगूठी मिली थी वो किसकी थी? अतीत अब समझ चुका था कि इस कहानी के पीछे एक और बड़ा राज छिपा है, एक ऐसा राज जो कई साल पुराना है और अब उसे उस राज तक पहुंचना ही था। तो दोस्तों, अब कहानी में आने वाला था सबसे बड़ा ट्विस्ट। नैना से सच्चाई जानने के बाद अतीत सीधे मंजू को ढूंढने निकल पड़ता है। जेल से बाहर आने के बाद मंजू कहीं दूर पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी मैगी की स्टॉल चलाने लगी थी। वो शांत जगह पर रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी। ना कोई उसे जानता था, ना कोई उसके अतीत के बारे में पूछता था। अतीत वहां पहुंचता है। वो देखता है कि मंजू और शंभू दोनों साथ में एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आता है, जैसे सालों बाद उन्हें चैन मिला हो। रात को अतीत दोनों से अकेले में बात करता है। कुछ देर तक खामोशी रहती है। फिर मंजू खुद ही उस रात की पूरी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि उसने जानबूझकर केशव को नहीं मारा था, वो सिर्फ नैना को बचाना चाहती थी। अगर उस रात वो वहां नहीं पहुंचती तो शायद नैना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। शंभू आगे की बात बताता है। वो कहता है कि जब मंजू ने उसे सब बताया तो वो समझ गया था कि अगर ये बात बाहर गई तो मंजू को फिर से जेल हो जाएगी। उसने पहले ही अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजार दी थी। वो दोबारा वही दर्द नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने खुद लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसने रात में चुपचाप लाश को बाहर निकाला और एक ऐसी जगह दबा दिया जहां कुछ समय बाद निर्माण कार्य शुरू होना था। उसे पता था कि एक दिन लाश जरूर मिलेगी, लेकिन उसने एक और चाल चली थी। उसने लाश के पास एक अंगूठी डाल दी थी। वो अंगूठी थी जेलर प्रकाश की। अतीत ये सुनकर हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि शंभू ने ये सब यूं ही नहीं किया था, वो किसी को फंसाना चाहता था। अतीत जब शंभू से इसका कारण पूछता है तो शंभू एक लंबी सांस लेकर कहता है कि क्योंकि कुछ लोगों को उनकी सजा मिलनी जरूरी होती है, चाहे कानून दे या किस्मत। फिर वो एक ऐसा सच बताता है जो इस पूरी कहानी की जड़ में छिपा था। सालों पहले जिस कत्ल के आरोप में मंजू को 28 साल की सजा हुई थी, असल में वो कत्ल उसने किया ही नहीं था। वो खून किसी और ने किया था और वो इंसान था प्रकाश। प्रकाश की एक भतीजी थी जिसने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी। प्रकाश को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो जात पात को लेकर बहुत सख्त और कट्टर सोच रखता था। गुस्से में आकर उसने दोनों को ढूंढ निकाला और गुस्से में उनकी हत्या कर दी। उस वक्त मंजू वहां मौजूद थी। उसने सब कुछ देख लिया था। प्रकाश डर गया कि कहीं वो सच बाहर ना बता दे, इसलिए उसने मंजू को भी मारने की कोशिश की। उसे बेहोश कर दिया और पूरा इल्जाम उसी पर डाल दिया। उस समय उसके पास पावर थी, उसकी बातों पर भरोसा किया गया और मंजू को 28 साल की सजा हो गई। एक बेगुनाह औरत ने किसी और के जुर्म की सजा काटी। अब अतीत को सब समझ में आ चुका था। केशव की मौत, लाश का छुपाना, अंगूठी का वहां होना, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। शंभू चाहता था कि एक दिन सच सामने आए और शक सीधा प्रकाश पर जाए, क्योंकि उसके हिसाब से प्रकाश को अपने पुराने गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए थी। अब अतीत एक अजीब मोड़ पर खड़ा था। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला कानून का रास्ता, जिसमें उसे मंजू को गिरफ्तार करना था क्योंकि केशव की मौत उसी के हाथों हुई थी। और दूसरा इंसाफ का रास्ता, जहां वो समझ सकता था कि मंजू ने जो किया वो अपनी जान बचाने और एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया था। कानून खून और आत्मरक्षा में फर्क नहीं देखता, लेकिन इंसाफ देखता है। अतीत पूरी रात सोचता रहता है। अगले दिन वो सीधा प्रकाश के पास जाता है। कुछ ही दिनों में केस का रुख बदल जाता है। पुराने केस को दोबारा खोला जाता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। आखिरकार हालात ऐसे बनते हैं कि प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर पुराने कत्ल का भी शक जाता है और केशव की मौत का भी। जेल के अंदर बैठा प्रकाश बार बार यही कहता रहता है कि मैंने केशव को नहीं मारा।
तब अतीत उससे आखिरी बार मिलता है। वो शांत आवाज में उससे कहता है कि हो सकता है ये खून तुमने ना किया हो, लेकिन एक खून तो तुमने सालों पहले किया था और उसकी सजा किसी और ने काटी। ये सुनकर पहली बार प्रकाश के चेहरे पर डर और पछतावा एक साथ नजर आता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से उसका मतलब समझ आता है। कभी कभी सजा अदालत नहीं देती, वक्त देता है, और कभी कभी इंसाफ कानून से बड़ा हो जाता है। उधर मंजू और शंभू दूर कहीं अपनी छोटी सी दुनिया में सुकून से जिंदगी जी रहे होते हैं। ना कोई डर, ना कोई पीछा करने वाला अतीत। 28 साल बाद पहली बार मंजू को लगता है कि उसकी जिंदगी सच में शुरू हुई है, और इसी के साथ फिल्म एक शांत लेकिन बहुत गहरी फीलिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वध 2 की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हर खून सिर्फ गुनाह नहीं होता, कभी कभी वो मजबूरी भी होता है, और कभी कभी वही किसी के लिए इंसाफ बन जाता है। अगर आपने यहां तक एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन और दिलचस्प स्टोरी एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।